हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो सीसीए रूल 1965 के नाम से जाने जाते हैं। इसमें टोटल 9 पार्ट्स हैं और 35 रूल्स हैं। टोटल इसके अंदर 9 पार्ट्स हैं जिसके अंदर डिवाइड किए हुए हैं और 35 रूल्स हैं। फर्स्ट पार्ट आपका जनरल का है, उसके अंदर शॉर्ट रूल 1 जो है शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट के बारे में है। रूल 2 जो है इंटरप्रिटेशन के बारे में है। रूल 3 जो एप्लीकेशन के बारे में, कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे। सिमिलरली रूल 4 जो है सेकंड पार्ट के अंदर आ जाएगा, क्लासिफिकेशन के अंदर। क्लासिफिकेशन में रूल 4 जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज के बारे में बताएगा। रूल 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज के बारे में बताएगा। रूल 6 जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट के बारे में बताएगा। तो ये रूल 6 के बाद जब हम 7 रूल पे आते हैं, तो रूल 7 जो है वो जनरल सेंट्रल सर्विसेज के बारे में बताएगा। देन पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट 3 में ये रूल 8 और 9 है। 8 जो अपॉइंटमेंट टू ग्रुप ए सर्विसेज एंड पोस्ट के बारे में बताएगा। रूल 9 जो है वो अदर सर्विसेज एंड पोस्ट के अपॉइंटमेंट के बारे में बताएगा। रूल 4 पार्ट 4 जो है वो सस्पेंशन का है और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो रूल 10 होता है। तो रूल 10 पार्ट 4 में आएगा, दैट इज सस्पेंशन। तो ये एग्ज़ाम व्यू से ये इम्पोर्टेंट रूल है। ऐसे ही अगर हम रूल 11 की बात करते हैं, जो पार्ट 5 में 11, 12 एंड 13, ये पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ के बारे में बताता है। तो ये तीनों रूल भी इम्पोर्टेंट है। 11 पेनल्टीज़ का है, 12 डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज़ का है और 13 अथॉरिटीज़ टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग का है। तो पार्ट 5 भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। देन रूल पार्ट 6 की अगर हम बात करें, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी, इसमें रूल 14 to 21 है, जिसमें 14, 15, 16 तीनों इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। 14 प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी के बारे में बताता है। 16 जो है वो माइनर पेनल्टीज़ की प्रोसीजर के बारे में बताता है। और जो 15 है वो एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट पे क्या एक्शन होती है उसके बारे में बताता है। रूल 17 कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर्स, जो ऑर्डर दिया जाएगा पेनल्टीज़ के बाद इम्पोज करने के बाद उसको कम्युनिकेट कैसे किया जाएगा उसके बारे में है। 18 जो कॉमन प्रोसीडिंग्स के बारे में है। 19 स्पेशल प्रोसीजर इन सर्टेन केसेज, कुछ केसेज में स्पेशल प्रोसीजर लगाई जाती है जो पेनल्टीज इम्पोजिंग के लिए। तो उस केस के उसमें रूल कौन सा होगा, 19 होगा। और अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट में डेपुट किया जाता है तो उसके लिए रूल 20 लगेगा। सेम अगर वहाँ से हम बोरो करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट, तो रूल 21 लगेगा। लास्ट जो इसका पार्ट जो 7 है, सीसीए में अपील जो होता है वो रूल पार्ट 7 में आता है। पार्ट 7 में रूल 22 और 22 क्या कहता है, 22 ऑर्डर अगेंस्ट विच नो अपील्स लाइज, यानी ऐसे ऑर्डर्स जिनके अगेंस्ट में हम अपील नहीं कर सकते हैं, वो रूल 22 में आता है। रूल 23 जिसमें हम अपील कर सकते हैं, अपीलेट अथॉरिटी कौन है, वो रूल 24 में आएगा। 25 में अपील का पीरियड कितना है, लिमिटेशन कितना है, वो बताया गया है। रूल 26 में अपील के लिए फॉर्म और कंटेंट कैसा होगा वो बताया गया है। देन रूल 27 जो है वो कंसिडरेशन ऑफ अपील के कंसिडरेशन के बारे में रूल 27 बताता है। और अपील का जो ऑर्डर है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो रूल 28 बताता है। अब पार्ट 8 की अगर हम बात करें, पार्ट 8 में 2 हैं, रिवीजन एंड रिव्यू, और रूल है एक 29 एंड 29A। 29 जो रिवीजन के बारे में बताता है और 29A जो रिव्यू के बारे में बताता है। आपने अपील कर दिया, उसके बाद उसका रिवीजन कैसे होगा, उसका रिव्यू कैसे होगा, रूल 29 एंड 29A के बारे में। जो लास्ट पार्ट है 9th, ये कहता है, इसमें 6 रूल है 30 से लेकर 35, बट एक रूल ओमिटेड किया कर दिया गया है, दैट इज़ 32 नंबर जो रूल है उसको डिलीट कर दिया गया है। तो रूल 30 जो सर्विस ऑफ ऑर्डर्स नोटिस के बारे में बताएगा। 31 जो पावर टू रिलैक्स टाइम लिमिट एंड टू कंडोन डिले, इंक्वायरी में अगर कुछ डिले हो जाता है, टाइम लिमिट
लेट हो जाती है तो उसको रिलैक्स कैसे मिलेगा, कंडोन कैसे किया जाएगा, उसके बारे में रूल 31 बताता है। 33 ट्रांजिटरी प्रोविज़न है, 34 रिपील एंड सेविंग है, और 35 रिमूवल ऑफ डाउट्स है। कोई भी डाउट होता है तो उसको रिमूव कौन करेगा, इसके बारे में रूल 35 बता रहा है। तो टोटल 35 रूल्स है, 9 पार्ट्स हैं, उसमें 32 रूल जो ओमिटेड कर दिया गया है। ऐसे इसमें 5 शेड्यूल्स है, ये भी ध्यान रखना है। टोटल शेड्यूल्स कितनी है, 5 है। बाई चांस पूछ ली जाए कि CCS रूल में शेड्यूल्स कितनी है, तो टोटल 5 शेड्यूल्स है, जिसमें फर्स्ट जो शेड्यूल है पार्ट 1 सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप ए के बारे में बताएगा। सेकंड जो ग्रुप बी के बारे में बताएगा, जिसमें एक्सेप्ट फॉर सिविलियन इन डिफेंस सर्विस। पार्ट 3 जो सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप सी के बारे में बताएगा, पार्ट 4 ग्रुप डी के बारे में, और पार्ट 5 जनरल पोस्ट इन डिफेंस सर्विस। तो ये शेड्यूल्स है। इन शेड्यूल्स के बारे में जब भी देखना हो तो 5 शेड्यूल्स होंगे, जिसमें अलग अलग ग्रुप के बारे में डिस्कस किया गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एंड सेंट्रल पोस्ट इन डिफेंस सर्विस। तो ये इसके टोटल पार्ट्स थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। रूल 1 to 13 तक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आगे के रूल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग जब हम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको सेंट्रल सिविल सर्विसेज का जो रूल है, इन एक्सरसाइज टू पावर कन्फर्ड बाय प्रोविजन टू आर्टिकल 309, ये ध्यान रखना है, इसमें आर्टिकल 309 एंड क्लोज 5 ऑफ आर्टिकल 148। कई बार आर्टिकल्स भी पूछ ले जाते हैं, तो आर्टिकल 309 एंड आर्टिकल 148 ध्यान रखना है। 148 का क्लोज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आफ्टर कंसल्टेशन विद द CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल CAG इन रिलेशन टू पर्सन सर्विंग इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अगर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बात की जाती है तो उसमें CAG से कंसल्ट किया जाता है। द प्रेसिडेंट हेयर बाई मैक्स द फॉलोइंग रूल्स। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब ने इसको रूल को बनाया है। ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उस केस में CAG से डिस्कस किया गया, कंसल्ट किया गया, अदरवाइज आर्टिकल 309 एंड आर्टिकल 148 को यूज किया गया। तो रूल 1 पे हम चलते हैं। रूल 1 जो है शोर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट है। रूल 1 शोर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट। इसमें सिंपल आपको रूल का नाम क्या है और कब कमिटमेंट हुआ ये ध्यान रखना है। तो रूल का नाम सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965, और कब कमिटमेंट हुआ 1 दिसंबर 1965। 1 दिसंबर 1965 से ये रूल लागू हो गए थे। तो इसमें 2 बातें अपने को ध्यान रखनी है। एक तो रखना है कि इसका नाम CCA रूल क्या है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि कब ये कमिटमेंट हुआ 1 दिसंबर 1965। अब हम आते हैं सेकंड रूल पे। सेकंड रूल इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन मीन्स इसमें कुछ डेफिनेशन टाइप में दे रखा है कि क्या क्या है, उसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी। इन दीज रूल्स अनलेस द करेक्ट कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन रिलेशन टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगी वो दे रखा है, जो क्लोज ए है। The authority empowered to make appointments to the service of which the government servant is for the time being a member, or to the grade of the service in which the government servant is for the time being included। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट को इम्पावर्ड अपॉइंटमेंट करने के लिए इम्पावर्ड है उसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहते हैं। और गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए वो टाइम बिंग एक मेंबर होगा किसका, उस सर्विस का, ग्रेड का, जो इंक्लूड होगा उस गवर्नमेंट सर्वेंट को अपॉइंटमेंट के लिए इम्पावर्ड होगा। सेकंड, द अथॉरिटी इम्पावर टू मेक अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट विच गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द टाइम बिंग होल्ड्स, यानी उस टाइम बिंग में उस अथॉरिटी जो है वो उस पोस्ट को होल्ड कर रही हो। या फिर थर्ड केस है सच सर्विस ग्रेड और पोस्ट एज द केस में बी। तो ऐसा अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो सकती है जो उस सर्विस को, उस ग्रेड को या उस पोस्ट को जो जैसा भी केस है होल्ड कर रही हो, अपॉइंट कर रही हो। वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग बीन ए परमानेंट मेंबर ऑफ एनी अदर सर्विस और हैविंग सब्सटेंशियली हेल्ड एनी अदर परमानेंट पोस्ट हैज़ बीन in continuous employment of the government, the authority which appoint him to that service or to any grade in the service or the post। तो ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी के बारे में
बताया गया है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको अपॉइंट करने के लिए किसको एम्पावर्ड किया गया। तो ये कौन से रूल में है? रूल 2 का क्लोज ए है। नेक्स्ट बी जो क्लोज है वो कह रहा है कैडर अथॉरिटी क्या होता है। कैडर अथॉरिटी इन रिलेशन टू सर्विस हैज द सेम मीनिंग एज इन द रूल रेगुलेशन रेगुलेटिंग दैट सर्विस। तो कैडर अथॉरिटी जिस सर्विस के लिए रूल रेगुलेटिंग बनाया जाता है उसका सेम मीनिंग है कि वो उस कैडर अथॉरिटी में आएगा। सी जो है सेंट्रल सिविल सर्विस एंड सेंट्रल सिविल पोस्ट इंक्लूडिंग ए सिविलियन सर्विस और सिविलियन पोस्ट एज द केस में बी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप इन द डिफेंस सर्विस। तो सेंट्रल जो सर्विस होती है सिविल सर्विस जितनी भी होती हैं वो डिफेंस सर्विस में भी जो सिविलियंस होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। कमीशन का मीनिंग यहाँ पे पब्लिक यूनियन यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। डिफेंस सर्विस में आपको पता ही है डिफेंस सर्विस में क्या क्या आता है, एक तो आर्मी का आता है, एक नेवी आता है और एक एयरफोर्स आता है। तो आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1957 और एयरफोर्स एक्ट 1950 ये डिफेंस में आएंगे। एफ क्लोज कह रहा है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स any establishment or organization declared by the president by a notification in the official gazette to be a department of the government of India। तो वो इस्टेब्लिशमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जिसको प्रेसिडेंट किसी गैजेट में नोटिफिकेशन के साथ जारी करता है वो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या होती है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मीन्स द अथॉरिटी कंपिटेंट अंडर दीज रूल्स टू इम्पोज ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट एनी ऑफ द पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन रूल 11। जो रूल 11 हम आगे पढ़ेंगे उसमें जितनी भी पेनल्टीज है उसको इम्पोज करने वाली जो भी अथॉरिटीज होगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो डिसिप्लिन अथॉरिटी के अंडर आएगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ ए सर्विस ऑफ ऑल सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन and include any such person on foreign service or whose services are temporarily placed at the disposal of state government or a local or other authority। तो ऐसा मेंबर सर्विस का जो सिविल पोस्ट को होल्ड कर रहा हो किसके अंडर में? यूनियन के अंडर में या फॉरेन सर्विस के अंडर में या फिर टेम्परेरी प्लेस कर दिया हो कहाँ पे? स्टेट गवर्नमेंट में और लोकल और अदर अथॉरिटीज़ में, तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाएगा। सेकेंड is a member of service or holds a civil post under state government and whose services are temporarily placed at the disposal of the central government। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में था लेकिन उसको डिस्पोज करके किस में ले आए गए? सेंट्रल गवर्नमेंट में ले आए गए, तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाएगा। इज इन सर्विस ऑफ ए लोकल और अदर अथॉरिटीज एंड वो सर्विसेज आर टेम्परली प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी अदर अथॉरिटीज़ में है लोकल और किसी भी अथॉरिटीज़ में जहाँ पे सर्विस कर रहा है और टेम्परली उसको कहाँ पे प्लेस कर दिएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये तो था गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में। गवर्नमेंट सर्वेंट जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट लगा हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट से डेप्यूट पे आया हो, तो इस टाइप के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में माने जाएंगे। इन रूल्स के अंदर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है आई जो पार्ट है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग द पावर्स एज अपॉइंटिंग डिसिप्लिनरी अपीलेट और रिव्यूइंग अथॉरिटी। यहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की बात हो रही है आई क्लोज में। तो फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग द पावर एक्सरसाइज करना है किसके पर्पज से? अपॉइंटिंग डिसिप्लिनरी अपीलेट और रिव्यूइंग अथॉरिटी मीन्स द अथॉरिटी डिक्लेयर टू बी द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अंडर द फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स और द सिविल सर्विस रेगुलेशन एज द केस में बी। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होगा वो जो फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स और सिविल सर्विसेज रेगुलेशन को एक्सरसाइज कर सकता है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा। कौन से केस में एक्सरसाइज करना हो? अपॉइंटिंग अथॉरिटी के फॉर्म में या डिसिप्लिन अथॉरिटी के फॉर्म में या अपीलेट अथॉरिटी के फॉर्म में, रिव्यूइंग अथॉरिटी के फॉर्म में। जब ये एक्सरसाइज ड्यूटी अपनी एक्सरसाइज कर रहा हो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा जो फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स को एक्सरसाइज कर सकता हो। नेक्स्ट है हेड ऑफ ऑफिस। हेड ऑफ ऑफिस कौन होगा? फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग द पावर्स एज अपॉइंटिंग डिसिप्लिन अपीलेट और रिव्यूइंग अथॉरिटी मीन्स द अथॉरिटी डिक्लेयर टू बी द हेड ऑफ ऑफिस अंडर द जनरल फिनेंस रूल्स। अगर जनरल GFR जनरल फिनेंस रूल के अंडर में ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो इन रूल के अंडर में अपॉइंटिंग डिसिप्लिनरी और रिव्यूइंग अथॉरिटी के फॉर्म में काम कर रहा है, पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग है इसका, तो वो हेड ऑफ ऑफिस होगा।
ध्यान यहाँ रखना है कि अगर हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स के अंडर होगा। अगर हम हेड ऑफ ऑफिस की बात करेंगे तो जनरल फिनांस रूल के अंडर होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट के जो है शेड्यूल मीन्स द शेड्यूल ऑफ दीज रूल्स। इस रूल की जो शेड्यूल्स है हमने पिछले डिस्कस किया था कि यहाँ पे 5 शेड्यूल्स है, तो वो शेड्यूल्स ऑफ दिस रूल होगा। नेक्स्ट आता है सेक्रेटरी। तो इसमें सेक्रेटरी कौन होगा, किस लेवल का होगा, वो देखना है। सेक्रेटरी मीन्स द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एंड इंक्लूड्स। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के जितने भी सेक्रेटरी है वो तो होंगे, उनके साथ साथ कौन इंक्लूड होगा, ए स्पेशल सेक्रेटरी और एन एडिशनल सेक्रेटरी, ए जॉइंट सेक्रेटरी प्लेस्ड इन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट in relation to the cabinet secretary, the secretary of the to the cabinet, in relation to president's secretariat, the secretary of the to the president, as the case may be, military secretary to the president, in relation to prime ministry secretariat, the secretary to the prime ministers, and in relation to planning commission, the secretary to the additional secretary to the planning commission। तो जो इसके अंदर सेक्रेटरी की बात की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के जितने भी सेक्रेटरी है वो तो होंगे, इनके साथ क्या होगा, स्पेशल सेक्रेटरी होगा, एडिशनल सेक्रेटरी होगा, जॉइंट सेक्रेटरी होगा, या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में बात करेंगे तो सेक्रेटरी टू कैबिनेट होगा, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी होगा, देन मिलिट्री सेक्रेटरी भी इंक्लूड होगा प्रेसिडेंट का, और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी की बात करेंगे तो जो सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर होगा वो होगा, और प्लानिंग कमीशन के बारे में बात करेंगे तो जो प्लानिंग कमीशन का सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी होगा वो भी इंक्लूड होगा। और सर्विस जो एम पार्ट है वो सर्विस मीन्स सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन। इस रूल में जहाँ पे भी सर्विस की बात होगी तो सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन की बात होगी। नेक्स्ट आता है रूल 3 एप्लीकेशन। ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, ये भी इम्पोर्टेंट के पार्ट है, तो इसको ध्यान से समझना है कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। तो दीज रूल्स शैल अप्लाई टू एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग एवरी सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट इन द डिफेंस सर्विस। हर गवर्नमेंट सर्वेंट पे अप्लाई होगा, सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट जो डिफेंस में उस पर भी अप्लाई होगा, बट शैल नोट अप्लाई टू, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, शैल नोट अप्लाई टू। तो ये जो ए से लेके ई तक पार्ट दे रखे हैं, ए बी सी डी ई, ये पांचों पार्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, एनी रेलवे सर्वेंट एज डिफाइन इन रूल 102 ऑफ वॉल्यूम 1 ऑफ द इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड। तो जो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड है उसका जो वॉल्यूम रूल 102 है वॉल्यूम 1 का, उसमें जो रेलवे सर्वेंट डिफाइन है उस पर सिविल सर्विस रूल, सेंट्रल सिविल सर्विस रूल लागू नहीं होगा। ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर्स है उस पर लागू नहीं होगा। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट के जितने भी पर्सन है उन पर लागू नहीं होगा। एनी पर्सन सब्जेक्ट टू डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन लेस देन 1 मंथ्स नोटिस। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको 1 मंथ से लेस देन का नोटिस पर डिस्चार्ज कर दिया गया है तो उस पर लागू नहीं होगा। और जो ई पार्ट है, एनी पर्सन फॉर whom special provision made in respect of matters covered by these rules by or under any law for the time being enforced or by or under any agreement entered into by or with the previous approval of the president before or after the commencement of these rules in regard to matters covered by such special provision। तो नेक्स्ट जो स्पेशल प्रोविजन के तहत अगर कोई रूल किसी पर्सन पे या किसी टाइम बिंग जब एग्रीमेंट करवाया गया है या ये रूल लागू होने से पहले प्रेसिडेंट से प्रीवियस अप्रूवल लिया गया है तो उस केसेस में ये रूल लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट सेकंड जो है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब रूल 1 द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर एक्सक्लूड एनी ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ ऑल और एनी दीज रूल्स। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है सेकंड वाले में कि किसी भी सर्वेंट पे, गवर्नमेंट सर्वेंट पे अगर प्रेसिडेंट किसी स्पेशल ऑर्डर से उस ग्रुप उस सर्वेंट को एक्सक्लूड कर सकता है इन सभी रूल से अप्लाई होने से, तो वो स्पेशल ऑर्डर होगा किसके द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा अगर कोई स्पेशल ऑर्डर से अगर किसी को रिलैक्सेशन दी जा सकती है इन रूल्स को अप्लाई करने में।
नेक्स्ट है एप्लीकेशन में, ये थर्ड रूल में थर्ड पार्ट, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब रूल 1, जो हमने ऊपर रूल 1 पढ़ा है, और द इंडियन रेलवेज एस्टेब्लिशमेंट कोड, दीज रूल्स शैल अप्लाई टू एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट टेम्परेली ट्रांसफर्ड टू अ सर्विस और पोस्ट कमिंग विद इन एक्सरसाइज ए और ई इन सब रूल 1 टू वूम बट फॉर सच ट्रांसफर दीज रूल वुड अप्लाई। जो हमने ऊपर 1 और 1 का जो सब रूल पढ़ा है, ए और ई, ए तो था रेलवे बोर्ड का और ई था जो लास्ट वाला स्पेशल प्रोविजन वाला। अगर उसमें कोई बंदा टेम्परेरी ट्रांसफ़र हो जाता है वहाँ से, तो उस पर वो केस अप्लाई होगा। उस ए और ई में पहले अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ से कोई टेम्परेरी ट्रांसफ़र किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हो जाता है जो इस रूल के अंडर आता है, तो उस केस में उन पे ये रूल अप्लाई हो जाएगा। फोर्थ केस, इफ़ एनी डाउट्स अराइज, अगर कोई डाउट अराइज होता है, वेदर दीज रूल्स और एनी ऑफ देम अप्लाई टू एनी पर्सन or whether any person to whom these rules apply belongs a particular service, the matter shall be referred to the president who shall decide the same। अगर कोई भी डाउट अराइज हो रहा है कि रूल कहाँ किस पे लागू होगा या नहीं होगा, किस पर्सन पे लागू होगा या नहीं होगा, तो उस केस में इस मैटर को प्रेसिडेंट साहब के पास रेफ़र कर दिया जाएगा, वही डिसाइड करेंगे कि ये रूल लागू होगा या नहीं होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इफ एनी डाउट अराइजेज देन वो विल डिसाइड, then who will decide means the president will decide the same। ये तो एप्लीकेशन का था। अब फोर्थ जो रूल है वो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस में यहाँ पे सर्विस को, सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन को 4 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। जब ये रूल बने थे तब 4 पार्ट थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। बट आजकल ग्रुप डी को बंद कर दिया, तो ग्रुप ए बी सी ही मानते हैं मोस्टली। बट उस केस में उस टाइम ग्रुप डी तक था, 4 सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप थे। सेकंड पार्ट, इफ ए सर्विस कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 ग्रेड, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सच सर्विसेज मे बी इंक्लूडेड इन डिफरेंट ग्रुप्स। अगर कोई सर्विस एक से ज़्यादा ग्रेड है उसमें, तो डिफरेंट ग्रेड जो होगी वो डिफरेंट ग्रुप्स में इंक्लूड कर दी जाएगी। फिफ्थ रूल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज। तो द सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी शैल कंसिस्ट ऑफ द सर्विसेज एंड ग्रेड्स ऑफ सर्विसेज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल। तो इसमें जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में कौन कौन आता है वो शेड्यूल में दे रखा है। जो हमने शेड्यूल के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें 5 शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1 में ग्रुप ए के बारे में दे रखा है, पार्ट 2 में बी के बारे में, पार्ट 3 में सी के बारे में, पार्ट 4 में डी के बारे में, और पार्ट 5 में जनरल सर्विस के बारे में दे रखा है। 6 रूल, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट। जो पोस्ट है तो वैसे ही जैसे सर्विस को क्लासिफाइड किया, वैसे पोस्ट को भी क्लासिफाइड किया गया। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में। तो यहाँ पे भी 4 पोस्ट में क्लासिफाइड किया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। यही ग्रेड फॉर्म है और वही सेम उसके बारे में तो शेड्यूल के में दे रखा है सब कुछ। 6A में दे रखा है, 6A, all reference to central civil services, central civil post, class 1, class 2, class 3, class 4 in all rules, order, schedules, notification, regulation, instruction in force immediately before the commencement of these rules shall be constructed as reference to central civil services, central civil post group A, B, C, D respectively. Class or classes therein in the context shall be constructed as reference to group or groups। तो पहले क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के फॉर्म में माना जाता था, अब उनको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के फॉर्म में ले लिया गया है। जनरल सेंट्रल सर्विसेज पार्ट 2 स्टार्ट होगा यहाँ से क्लासिफिकेशन का, जो है जनरल सेंट्रल सर्विसेज चल रहा है। जनरल सेंट्रल सर्विस में क्या है, सेंट्रल सिविल पोस्ट ऑफ एनी ग्रुप नॉट इंक्लूड एनी अदर सेंट्रल सिविल सर्विसेज। यहाँ ध्यान रखना है कि सेंट्रल सिविल पोस्ट जो है वो किसी सेंट्रल सिविल सर्विसेज के ग्रुप में इंक्लूड नहीं हो रही है, तो इस टाइप की सर्विसेज को डीम्ड माना जाता है कि वो जनरल सेंट्रल सर्विसेज में मानी जाती है। ऐसी पोस्ट जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज में इंक्लूड नहीं हो रही किसी भी ग्रुप में, तो उसको फिर जनरल सेंट्रल सर्विसेज के फॉर्म में माना जाता है। ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप एंड ए गवर्नमेंट सर्वेंट
appointed to any such post shall be deemed to be a member of that services unless he is already a member of any other central civil service of the same group. जब तक वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के किसी ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया जाता तब तक उसको जनरल सेंट्रल सिविल सर्विस के रूप में माना जाएगा। अब अपॉइंटमेंट्स ऑफ ग्रुप ए का कौन करता है, ये रूल 8 बताता है अपने को। रूल 8 क्या कह रहा है, ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ सिविल सेंट्रल सिविल सर्विसेज ग्रुप ए एंड सेंट्रल सिविल पोस्ट ग्रुप ए शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ग्रुप ए की कभी भी बात हो तो उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, द प्रेसिडेंट करेंगे। प्रेसिडेंट सर इसका अपॉइंटमेंट करेंगे ग्रुप ए का, ये ध्यान रखना। प्रोवाइडेड that the president may by a general or special order and subject to such conditions as he may specify in such order delegate to any other authority the power to make such appointments। हाँ, उसमें ये है कि प्रेसिडेंट साहब अपनी पावर को डेलीगेट कर सकते हैं किसी दूसरी अथॉरिटी को जिससे ग्रुप ए का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। तो जो जिसको भी अपनी पावर को डेलीगेट करेंगे वो अथॉरिटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो जाएगी ग्रुप ए के लिए। 9 जो रूल है वो ग्रुप ए के अलावा जितने भी पोस्ट हैं उनके अपॉइंटमेंट की बात करता है। तो 9 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है ऑल अपॉइंटमेंट टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज अदर देन द सेंट्रल जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप बी ग्रुप सी एंड ग्रुप डी शैल बी मेड बाय द अथॉरिटीज स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ इन द शेड्यूल। तो इन तीनों ग्रुप के लिए बी सी डी के लिए जो अथॉरिटीज स्पेसिफाइड की गई है वो शेड्यूल के अंदर दे रखी है। और ग्रुप ए के लिए प्रेसिडेंट साहब है और ग्रुप बी सी डी के लिए जो शेड्यूल में दे रखा है अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो होगी। प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रुप सी ग्रुप डी सिविलियन सर्विसेज और सिविलियन पोस्ट इन द डिफेंस सर्विस appointments may be made by officers empowered in this behalf by the aforesaid authorities। तो इसमें भी वही है कि डिफेंस सिविल सर्विस और सिविल पोस्ट इन डिफेंस सर्विस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी कोई ना कोई अथॉरिटी को एम्पावर्ड किया जाता है उनके अपॉइंटमेंट के लिए। बी जो सेकंड पार्ट है ऑल अपॉइंटमेंट्स टू सेंट्रल सिविल पोस्ट ग्रुप बी सी डी इंक्लूडेड इन द general central services all shall be made by the authorities specified in that behalf by a general or special order of the president or where no such order has been made by the authorities specified in this behalf the। जब इसमें ऊपर वाले में लिखा था कि अदर देन जनरल सेंट्रल सर्विसेज, जब जनरल सेंट्रल सर्विसेज की बात होगी तो प्रेसिडेंट साहब इसके लिए एक स्पेशल ऑर्डर निकालेंगे कि कौन से अथॉरिटीज़ इन ग्रुप्स को ग्रुप बी सी डी को अपॉइंट करेगी। और अगर ऐसा कहीं भी ऑर्डर नहीं है तो जो इसके केस में शेड्यूल में दे रखा है वो इसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि जनरल सेंट्रल सर्विसेज की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट साहब होंगे वो स्पेशल ऑर्डर निकालेंगे कि इनका कौन अपॉइंट करेगा। और अगर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है तो जो शेड्यूल में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इनका अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट सस्पेंशन। नेक्स्ट है अपना रूल 10 सस्पेंशन। सस्पेंशन जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है इस रूल में। अभी तक जो जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं उनमें 10 जो रूल है वो सस्पेंशन है और इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसमें सस्पेंशन में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी टू विच it is subordinate or the disciplinary authority or any other authority empowered in that behalf by the president by general or special order may place a government servant under suspension। तो इसमें कौन कौन अथॉरिटी जो सस्पेंड कर सकती है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को, तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो कर सकती है और अपॉइंटिंग अथॉरिटी के जो सबॉर्डिनेट अथॉरिटी है वो कर सकती है और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कर सकती है और एनी अदर अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय इन दैट बिहाफ बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बिहाफ में कोई भी अदर अथॉरिटी जो किसी जनरल और स्पेशल ऑर्डर के द्वारा डेलीगेट की गई हो वो गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड कर सकती है। कौन से केस में सस्पेंड कर सकते हैं, वेयर अ डिसिप्लिन प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कंटेम्पलेट और इज पेंडिंग। मीन्स अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट में कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसेस
पेंडिंग है तो उस केस में सस्पेंड किया जा सकता है। इसका जो सेकंड पॉइंट है, वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द अथॉरिटी aforesaid he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the state। तो ऊपर जो भी अथॉरिटी बोला गया है वो अथॉरिटी के ओपिनियन से अगर ऐसा लग रहा हो कि वो स्टेट सिक्योरिटी को क्या कर सकता है, प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, तो वो अपने आप को इंगेज कर सकता है उस एक्टिविटी में जहाँ पे स्टेट की सिक्योरिटी को नुकसान पहुँच सकता है, तो उस केस में भी सस्पेंड किया जा सकता है। बी केस जो है आपका वो है वेयर अ केस अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। जहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस के अगेंस्ट अगर रिस्पेक्ट में कोई भी केस चल रहा हो और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, इंक्वायरी चल रही हो या ट्रायल चल रहा हो, तो उस केस में भी गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड किया जा सकता है। कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट इन केस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंस मेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन रिगार्ड टू ए मेंबर ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। जब भी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस की बात होगी तो वहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा, CAG होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो उस केस में क्या होगा कि इन रिगार्ड टू एन असिस्टेंट अकाउंट जनरल और इक्विवेलेंट अदर देन ए रेगुलर मेंबर ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस वेयर द order of suspension is made by an authority lower than the appointing authority, such authority shall forthwith report to the appointing authority the circumstance in which the order was made। तो उस केस में अगर कोई भी अथॉरिटी ऐसी है जो लोअर देन अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, यह याद रखने वाली ये बात है कि अगर कोई भी ऐसी अथॉरिटी जिसने सस्पेंड कर दिया गवर्नमेंट सर्वेंट को और वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से लोअर देन रैंक में है, तो वो क्या करेगा, उस रिपोर्ट को अपॉइंटिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा कि इस सर्कमस्टेंस में इसको सस्पेंड किया गया है और इमीडिएटली रिपोर्ट कर देगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। जिसने भी सस्पेंड किया है, जिस अथॉरिटी ने सस्पेंड किया है वो अथॉरिटी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से बिलो रैंक की है, तो वो रिपोर्ट करेगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कि इन सर्कमस्टेंसेस में इस गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड किया गया है। सेकेंड रूल क्या कहता है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। डीम्ड मीन्स माना जाएगा और बिना ऑर्डर के सस्पेंड माना जाएगा, लेकिन कौन से केस में माना जाएगा, ये दो केस दे रखे हैं ए एंड बी। ए एंड बी में क्या दे रखा है, विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिटेंशन इफ ही इज डिटेन्ड इन कस्टडी वेदर ऑन ए क्रिमिनल चार्ज और अदरवाइज फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स। अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को डिटेन कर लिया जाता है, कस्टडी में डिटेन कर लिया जाता है और डिटेन करने के बाद वो मोर देन 48 आवर्स, यहाँ पे ध्यान रखना 48 आवर्स से ज़्यादा अगर वो कस्टडी में रह जाता है किसी भी क्रिमिनल चार्ज के या किसी और दूसरे केस में, 48 आवर्स से ज़्यादा अगर वो कस्टडी में रह जाता है तो उसे डिम्ड सस्पेंड मीन्स सस्पेंशन माना जाएगा कि वो सस्पेंड है बिना ऑर्डर के। बी जो पार्ट है इसी का बी पार्ट है कि विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन। कन्विक्शन के केस में डेट ऑफ हिज कन्विक्शन ध्यान रखना है। इन द इवेंट ऑफ a conviction for an offence he is sentenced to a term of imprisonment exceeding 48 hours। यहाँ पे भी वही बात है कि 48 आवर्स से ज़्यादा अगर वो जेल में रह जाता है किसी भी केस में कन्विक्शन के दौरान, तो वो डिसमिसल या रिमूव्ड और कंपल्सरी रिटायर्ड कॉन्सिक्वेंस कह रहा है कि 8 आवर्स एंड इज नोट फोर्थ विद डिसमिसल और रिमूव्ड और कंपल्सरी रिटायर्ड कॉन्सिक्वेंट टू सच कन्विक्शन। उस कन्विक्शन के बाद उसको डिसमिस नहीं किया गया, रिमूव नहीं किया गया, कंपल्सरी रिटायरमेंट नहीं दिया गया है, तो वो डीम्ड सस्पेंड में माना जाएगा। डीम्ड सस्पेंड मीन्स विदाउट ऑर्डर वो सस्पेंशन ही माना जाता है। तो दो ही केस है यहाँ पे, दोनों ही 48 आवर्स का है। एक में अगर डिटेन हो रहा है 48 आवर्स से ज़्यादा, एक में इम्प्रिजनमेंट हो रहा है कन्विक्शन के दौरान 48 आवर्स से ज़्यादा जेल में रह रहा है। तो कन्विक्शन की डेट से ये ध्यान रखना है, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन
से वो 48 आवर्स से वो डिम्ड सस्पेंशन माना जाएगा अगर वो 48 आवर से ज़्यादा जेल में रहता है। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि द पीरियड ऑफ 48 आवर्स रेफर टू इन क्लोज बी, जो सेकंड क्लोज अपना है उसके अंदर जो 48 आवर्स दे रखा है वो कंप्यूटेड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द इम्प्रिजनमेंट आफ्टर द कन्विक्शन एंड फॉर दिस पर्पज, ये ध्यान रखना है, कमिटमेंट ऑफ द इम्प्रिजनमेंट आफ्टर द कन्विक्शन एंड फॉर दिस पर्पज इंटरमीडिएट पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट इफ एनी शैल बी टेकन इन दिस अकाउंट। तो यहाँ ध्यान रखना कि जो इंटीमेट पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट है उसको भी उस सस्पेंशन पीरियड में काउंट किया जाएगा। तो जिस दिन से कन्विक्टेड हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट जेल चला जाएगा, उसी टाइम से उसको काउंट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट रूल 3 क्या कह रहा है? रूल 3 कह रहा है कि वेर पेनल्टी ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस इम्पोज्ड अपॉन ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज सेट असाइड इन अपील और ऑन रिव्यू अंडर दीज रूल्स एंड द केस इज रेमिटेड फॉर फर्दर इंक्वायरी और एक्शन or with any other direction, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को पेनल्टी के दौरान डिसमिस कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया, कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया गया है, लेकिन बाद में उसका क्या हुआ कि अपील की और रिव्यू हुआ, तो अपील और रिव्यू में ये कहा गया कि इस डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट को जो भी ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया, मीन्स उसको रोक दिया गया और फर्दर उसकी इंक्वायरी बैठा दी गई। तो जब इंक्वायरी बैठा दी गई तो वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट होगा वो डीम्ड सस्पेंशन में माना जाएगा। डीम्ड सस्पेंशन में कब से माना जाएगा? जब उसको ओरिजिनल ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ डिसमिसल, रिमूवल एंड कंपल्सरी रिटायरमेंट, जब उसको ये ऑर्डर दिया गया था। कौन सा ऑर्डर दिया गया था? ओरिजिनल ऑर्डर डिसमिसल का, रिमूवल का और कंपल्सरी रिटायरमेंट का, उस डेट से फर्दर ऑर्डर तक वो डीम्ड सस्पेंशन में माना जाएगा। तो इसमें ये ध्यान रखना कि डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट की पेनल्टी दे दी गई थी, लेकिन अपील के दौरान उन पेनल्टी को सेट असाइड कर दिया गया और फिर उसके इंक्वायरी बैठाई गई और उस इंक्वायरी में इंक्वायरी चलती रही तो सस्पेंशन माना जाएगा। लेकिन कौन सी डेट से सस्पेंशन माना जाएगा? जिस डेट को उसको रिमूवल और उसका डिसमिसल का ऑर्डर दिया था, उस डेट से डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि वेर अ पेनल्टी ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस इम्पोज्ड अपॉन गवर्नमेंट सर्वेंट इज सेट असाइड और डिक्लेयर्ड और रेंडर्ड void in consequence of or by a decision of a court of law। तो थर्ड रूल तो ये कहता है कि अपील या रिव्यू के दौरान उसका सेट असाइड किया गया था, बट फोर्थ रूल ये कहता है कि कोर्ट ऑफ लॉ से सेट असाइड किया गया। तो कोर्ट ऑफ लॉ से सेट असाइड कर दिया जाता है तो भी सेम वही चीज़ रहेगा कि जब वापस कोर्ट ऑफ लॉ कह रहा है कि मेरिट बेस पे उसको दोबारा इंक्वायरी बैठेगी, दोबारा जब इंक्वायरी होगी तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो उसी डेट ऑफ से डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा। कौन सी डेट से? जहाँ जो उसको ओरिजिनल ऑर्डर मिला था। कौन सा ऑर्डर मिला था? रिमूवल का, डिसमिसल का और कंपल्सरी रिटायरमेंट का। तो दोनों सेम थिंग है, बस यहाँ ध्यान क्या रखना है कि कोर्ट ऑफ लॉ है और वहाँ पर क्या था? अपील थी। नेक्स्ट जो है फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन इन सब रूल 7, जो हम सब रूल 7 आगे पढ़ेंगे, एंड ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड अंडर दिस रूल शैल कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज़ मॉडिफाइड और रिवोक्ड बाय द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू डू सो। तो इसमें अगर सस्पेंशन जो है वो डीम्ड है या जो भी है वो कंटिन्यू माना जाएगा जब तक, कब तक माना जाएगा? जब तक अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको रिवोक या मॉडिफाई नहीं कर ली जाती। लेकिन उसमें भी कंडीशन ये है कि अगर 90 डेज़ तक ना तो रिवोक किया जा रहा है ना ही मॉडिफाई किया जा रहा है तो 90 डेज़ बाद ये ऑटोमेटिक कैंसिल माना जाएगा।
सेकेंड पॉइंट करें, वेर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज सस्पेंडेड और डीम्ड टू हैव बीन सस्पेंडेड वेदर इन कनेक्शन विद एनी डिसिप्लिन प्रोसीडिंग और अदरवाइज एंड एनी अदर डिसिप्लिन प्रोसीडिंग इज commenced against him during the continuance of that suspension, the authority competent to place him under suspension may, for reason to be recorded by him in writing, direct that the government servant shall continue to be under suspension until the determination of all any such proceeding। तो कहने का मीनिंग, अगर इसके अंदर सस्पेंशन के दौरान और भी अगर केस डिसिप्लिन प्रोसीडिंग चल रही है, उसके साथ साथ दूसरी कंटिन्यूशन में कोई और प्रोसेस भी चल रही है, तो वो जब तक सारे प्रोसीडिंग का टर्मिनेशन नहीं हो जाता है, जब तक वो अंडर सस्पेंशन माना जाएगा। सी पॉइंट कह रहा है, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड अंडर दिस रूल मे एट एनी टाइम बी मॉडिफाइड और रिवोक्ड बाय द अथॉरिटी। तो जो सस्पेंशन ऑर्डर है, उस ऑर्डर को किसी भी टाइम, एनी टाइम, यहाँ पे ध्यान रखना, एनी टाइम मॉडिफाई किया जा सकता है, रिवोक वापस लिया जा सकता है। कौन सी अथॉरिटी से? जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया है, उसी अथॉरिटी के द्वारा मॉडिफाई किया जा सकता है, रिवोक किया जाता है किसी भी टाइम। और इज डीम्ड टू हैव मेड द ऑर्डर बाय एनी अथॉरिटी टू विच दैट अथॉरिटी इज सबॉर्डिनेट। तो सबॉर्डिनेट अथॉरिटी के, जिस अथॉरिटी की सबॉर्डिनेट है, तो उस अथॉरिटी के द्वारा कभी भी किसी भी टाइम ऑर्डर को रिवोक किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, एन ऑर्डर सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड अंडर दिस रूल शैल बी रिव्यूड by the authority which is competent to modify or revoke the suspension before expiry of 90 days। तो अगर कोई भी ऑर्डर दे दिया है और उस ऑर्डर को मॉडिफाई करना है, रिवोक करना है, रिव्यू करना है, बट वो करना कब है? बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। 90 डेज की एक्सपायरी से फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन की इफेक्टिव जो डेट है, उससे 19 डेज के अंदर अंदर अगर मॉडिफाई करना है, रिवोक करना है या फिर रिव्यू करना है, तो ठीक है, बाय रिव्यू कमेटी। अदरवाइज ये जो है एक्सपायरी ऑफ 90 डेज हो जाता है, तो ये जो पीरियड है, अगर उसमें रिव्यूइंग अथॉरिटी ये समझती है कि इसको एक्सटेंड करना है, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन जो होता है वो 180 डेज तक हो सकता है। यहाँ ये ध्यान रखना है, 90 डेज तक तो रिव्यूइंग अथॉरिटी क्या करेगी? रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद ऐसा लगेगा कि इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है, तो 180 डेज एट ए टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना? 180 डेज। और अगर उसको 90 डेज तक रिव्यू नहीं किया जाता है, तो वो ऑटोमेटिक सस्पेंशन कैंसिल माना जाएगा। और 90 डेज के अंदर रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद ऐसा लगता है रिव्यूइंग अथॉरिटी को, रिव्यूइंग कमेटी को, कि इस सस्पेंशन को और आगे एक्सटेंड किया जाना चाहिए, तो मैक्सिमम 180 डेज तक एक टाइम में एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी, एक तो 90 डेज के अंदर रिव्यू कमेटी रिव्यू करेगी, दूसरा मैक्सिमम 180 डेज तक एट ए टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 7th रूल, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड अंडर सब रूल 1 or 2 of this rule shall not be valid after a period of 90 days unless it is extended after review for a further period before the expiry of 90 days। तो वही बात कही है कि 90 डेज तक अगर उसको रिव्यू नहीं किया गया है, एक्सटेंड नहीं किया गया है, तो फर्दर बिफोर द 90 डेज ये क्या हो जाएगा? कैंसिल माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट no such review or suspension shall be necessary in the case of deemed suspension under sub-rule 2 if the government servant continues to be under suspension at the time of completion of 90 days of suspension, and the 90 days period of such case will count from the date of government servant detained in custody is released from detention or the date which fact of his release from detention is intimate to appointing authority whichever is later। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सब रूल 2 है, सब रूल 2 में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को 48 आवर से ज़्यादा डिटेन कर लिया जाता है, कस्टडी में रख लिया जाता है, या फिर उसको जेल हो जाती है 48 आवर से ज़्यादा, तो उस केस में वो सस्पेंशन में कब माना जाएगा? उस केस में ध्यान रखना है कि या तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो कस्टडी से रिलीज हो रहा है फ्रॉम डिटेंशन उस डेट से, या फिर और द डेट ऑन विच द फैक्ट
जो फैक्ट है, जो बात है, उसने बताई है किसको? अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को इंटीमेट किया है। तो जो डेट बाद में होगी, जैसे जेल से छूटने के बाद उसने क्या किया, जेल से छूटा 1 तारीख को और उसने 3 तारीख को अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को बताया, तो 3 तारीख से सस्पेंशन माना जाएगा। अगर उसने एक तारीख को जेल से छूटा और 30 पहले दिन बता दिया, तो वो 1 तारीख से सस्पेंशन में माना जाएगा, तो डीम्ड सस्पेंशन में माना जाएगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि विच एवर इज लेटर, जो भी बाद में आती है, कौन सी डेट, या तो एक तो रिलीज्ड वाली फ्रॉम द डिटेंशन, या फिर जो डिटेंशन होने के बाद इंटीमेट कर रहा है किसको? अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। उन दोनों डेट में जो लेटर डेट होगी वहीं से इसको माना जाएगा। तो ये था सस्पेंशन रूल। अब आता है नेक्स्ट 11th रूल, जो जिसमें पेनल्टीज़ है। पेनल्टीज़ में यहाँ पे 2 टाइप की पेनल्टीज़ है। फर्स्ट है मेजर पेनल्टी, सेकंड इज माइनर पेनल्टी। नेक्स्ट रूल जो है 11th पेनल्टीज़। पेनल्टीज़ के पर्पज़ से ये रूल जो है 11th इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। पेनल्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो 2 टाइप की पेनल्टीज़ होती है, एक तो होती है माइनर पेनल्टीज़, दूसरी होती है मेजर पेनल्टीज़। तो माइनर पेनल्टीज़ में क्या क्या आता है? सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, माइनर पेनल्टीज़ कब एंड क्यों लगाते हैं, उसके लिए द फॉलोइंग पेनल्टीज मे फॉर गुड एंड सफिशिएंट रीजन्स एंड एज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड बी इम्पोज ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट नेमली। तो कौन कौन सी इसमें हो सकती है माइनर में? फर्स्ट इज सेंश्योर। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट पेनल्टी कह सकते हैं या मिनिमम जो पेनल्टीज है वो है सेंश्योर। सेकंड जो है विद होल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन, प्रमोशन को विद होल्ड करना, ये भी माइनर पेनल्टीज में आता है। थर्ड जो है रिकवरी फ्रॉम हिज पे ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी पेकेनरी लॉस, किसी भी पेकेनरी लॉस मीन्स धन पैसे की का लॉस हो जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट की वजह से, तो उसका होल या उसका कुछ पार्ट का रिकवरी किया जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट से, उसकी नेग्लिजेंस से या उसके ऑर्डर को ब्रीच करने की वजह से कहीं ना कहीं पैसों का लॉस हो रहा है, तो उस लॉस का रिकवरी किया जाएगा। या तो वो पूरा का पूरा किया जा सकता है या उसका कुछ पार्ट रिकवरी किया जाएगा, तो ये भी माइनर पेनल्टी में आता है। थर्ड ए का जो पार्ट है वो क्या कह रहा है कि ए रिडक्शन ऑफ अ लोअर स्टेज, लोअर स्टेज पे रिडक्शन कर दिया जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इन द टाइम स्केल ऑफ पे बाय 1 स्टेज, 1 स्टेज रिडक्शन कर दिया जाएगा फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। जो भी रिडक्शन किया जाएगा वो मैक्सिमम 3 ईयर्स तक किया जा सकता है, उसके बाद वापस अपनी सेम पोजीशन पे सेम स्टेज पे आ जाएगा। बट ध्यान क्या रखना है इसमें, विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट होना चाहिए। कम्युलेटिव इफेक्ट का मतलब इसका जो इफेक्ट है वो आगे तक नहीं जाना चाहिए। जब तक ये पेनल्टी लगी हुई है, साल 2 साल 3 साल तक, तब तक इसका इफेक्ट रहेगा। जैसे पेनल्टी सॉर्ट आउट हो जाती है, हट जाती है, उसके बाद वो वापस अपने स्टेज पे आ जाएगा, वापस वैसा ही उसका पेमेंट हो जाएगा। एंड नोट एडवर्सली अफेक्टिंग हिज पेंशन, यहाँ ये बस ये ध्यान रखना कि उसकी पेंशन को इफेक्ट नहीं करेगा, कम्युलेटिव इफेक्ट नहीं होगा। अगर ये कम्युलेटिव इफेक्ट हो जाता है तो मेजर पेनल्टी में चला जाता है, जो हम आगे रूल 5 में पढ़ेंगे, मेजर पेनल्टी 5 में पढ़ेंगे। फोर्थ है विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑफ पे, अगर आप इंक्रीमेंट का विदहोल्ड हो जाता है तो वो भी माइनर पेनल्टीज में आता है। तो माइनर पेनल्टीज में 4 है। फर्स्ट वन इज सेंसर, सेकंड वन इज विदहोल्डिंग ऑफ हिज प्रमोशन, थर्ड रिकवरी, रिकवरी किसका, पेमेंट का रिकवरी करना है, किसका, जो पेकेनरी लॉस हो रहा है उसका कुछ पूरा या कुछ पार्ट उसका लॉस किया जाता है, रिकवरी किया जाता है। थर्ड का जो ए पार्ट है इसके अंदर अलग से डाल दिया कि अगर उसका स्टेज जो है वो लोअर कर दिया जाता है, 1 स्टेज, यहाँ पे ध्यान रखना 1 स्टेज, और कितने समय के लिए कह सकते हैं, मैक्सिमम 3 ईयर के लिए किया जा सकता है। बट उसका कम्युलेटिव इफेक्ट नहीं होगा, ना ही उसका कोई एडवर्सली इफेक्ट होगा किस पे, पेंशन पे। और फोर्थ इज विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे। वैसे इसमें 5 माइनर पेनल्टीज होगी, लेकिन हम उसमें 4 लेते हैं क्योंकि थर्ड ए जो है वो एक अलग पार्ट बना दिया गया है, तो टोटल इसमें 4 हो गई। थर्ड ए को मिला के अगर हम देखेंगे तो टोटल 5 पेनल्टीज हो जाती है। देन आता है मेजर पेनल्टीज। तो जो हमने थर्ड ए पढ़ा उसमें अगर कम्युलेटिव इफेक्ट के साथ हो जाता है तो वो मेजर पेनल्टी बन जाता है। तो फिफ्थ पार्ट क्या कर रहा है, सेव एज प्रोवाइडेड फॉर इन क्लोज थर्ड ए, रिडक्शन ऑफ ए लोअर स्टेज, लोअर स्टेज में रिडक्शन हो रहा है इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड,
यहाँ पे स्पेसिफाइड पीरियड ध्यान रखना, कोई 3 ईयर 4 ईयर 2 ईयर कुछ नहीं है, स्पेसिफाइड पीरियड। जो भी पेनल्टी आप लगा रहे हैं तो उसमें जो भी टाइम पेनल्टी में दिया जाता है 1 ईयर 2 ईयर 6 मंथ 4 मंथ 5 ईयर जो भी है, उसका स्पेसिफाइड टाइम होगा with further directions as to whether or not the government servant will earn increments of pay during the period of such reduction, and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increment of his pay। तो इसमें ये लिखा है कि उस ऑर्डर में स्पेसिफिक पीरियड के अंदर वो इंक्रीमेंट उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारा उसके अंदर लिखा हुआ होगा। 6th पार्ट है द रिडक्शन ऑफ टू द लोअर टाइम स्केल ऑफ पे grade post or service for a period to be specified in the order of penalty which shall be a bar to the promotion of the government servant during such specified period to the time scale of pay grade post or service from which he was reduced with direction as to whether or not an promotion on expiry of the said specified period। यहाँ पे promotion की बात की गई है, लोअर पे स्केल पे उसका डिमोशन कर दिया जाता है और उस टाइम स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद उसका प्रमोशन कब होगा और वो सारा उसके अंदर लिखा होगा। उस स्पेसिफाइड पीरियड के एक्सपायरी होने के बाद उसका प्रमोशन होगा या नहीं होगा, वो सारा उस ऑर्डर में पेनल्टी के ऑर्डर में लिखा होगा। इसका ए पार्ट क्या कर रहे हैं, द पीरियड ऑफ रिडक्शन टू द टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट सर्विस शैल ऑपरेट टू पोस्टपोन फ्यूचर इंक्रीमेंट्स ऑफ हिज पे एंड इफ सो व्हाट एक्सटेंड। तो ये कह रहे हैं कि अगर उसका इंक्रीमेंट है वो फ्यूचर के लिए कब तक उसका लागू रहेगा, कब तक उसका इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, वो सारा उस ऑर्डर में लिखा होगा। सेकेंड पार्ट इज गवर्नमेंट सर्वेंट शैल रीगेन हिज ओरिजिनल सीनियरिटी इन द हायर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट और सर्विस। तो ये भी इसमें स्पेसिफाइड पीरियड में ये भी ऑर्डर में होना चाहिए कि उसकी जो ओरिजिनल सीनियरिटी है वो रीगेन करेगा, कब करेगा, ये चीज़ उसके अंदर लिखित में होगी। तो ये पेनल्टी नंबर 6 थी जो मेजर पेनल्टी थी। 7th मेजर पेनल्टी है कंपलसरी रिटायरमेंट। कंपलसरी रिटायरमेंट या तो एम्प्लॉय को कंपलसरी रिटायरमेंट कर दिया जाता है तो मेजर पेनल्टी में माना जाएगा। 8th जो है वो रिमूवल है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस। रिमूवल फ्रॉम सर्विस में क्या होता है कि वो डिसक्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट, नोट डिसक्वालिफिकेशन, ये ध्यान रखना है। डिसक्वालिफिकेशन हो जाएगा तो वो डिसमिसल में आ जाएगा। अगर वो फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के किसी भी गवर्नमेंट के अंदर किसी भी एम्प्लॉयमेंट में अगर वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है तो वो डिसमिसल में आएगा, और डिसक्वालीफाई नहीं किया जाता है तो वो रिमूवल में आएगा। मीन्स जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस कर रहा है वहाँ से तो रिमूवल हो जाएगा, बट अदर डिपार्टमेंट में वो अदर एम्प्लॉयर में वो सर्विस कर सकता है, वो तो होगा रिमूवल केस, और अदर में भी नहीं कर सकता वो हो जाएगा डिसमिसल केस। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल। नेक्स्ट जो आता है पेनल्टीज़ के अंदर एक्सप्लेनेशन दे रखी है। एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ बताई गई है कि कौन सा जो है पेनल्टी के अंदर नहीं आएगा, और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, मीन्स कौन से केस में उसको हम पेनल्टी नहीं मानेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है withholding of increments of pay of a government servant for his failure to pass any departmental examination in accordance with the rule or orders governing the service to which he belongs or post which he holds or the terms of his appointment। उसके जो पोस्ट उसने होल्ड कर रखी है या टर्म ऑफ हिज अपॉइंटमेंट था, अपॉइंटमेंट की कंडीशन थी, उस केस में अगर उसने कोई भी एग्ज़ाम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम थी उसको पास नहीं कर पाया, उसमें फेल हो गया है, तो उसको हम पेनल्टी के केस से नहीं मानेंगे। उस केस में अगर उसका इंक्रीमेंट रोक लिया गया हो तो उसके हम पेनल्टी के रूप में नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट जो रोका है वो उसके जो रिक्वायरमेंट थी एग्ज़ाम पास करने की उसमें पास नहीं हुआ, उस वजह से उसका इंक्रीमेंट रोक लिया गया है। सेकेंड पॉइंट इज stoppage of a government servant at his the efficiency bar in the time scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar। जो भी एफिशिएंसी बार था उसको वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो अनफिट है, और अनफिट है तो इसका जो गवर्नमेंट सर्वेंट का पे है, टाइम स्केल है, वो रोक लिया गया है, तो उसको भी हम पेनल्टी में नहीं मानेंगे, वो एक नोट ए पेनल्टी के फॉर्म में
का होगा, पे स्केल उसका ज़रूर रुकेगा, बट वो एफिशिएंसी बार को क्रॉस नहीं करने का कारण काटा गया। थर्ड पार्ट, नॉन प्रमोशन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट वेदर इन ए सब्सटेंटिव और ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ हिज केस टू ए सर्विस ग्रेड और पोस्ट फॉर प्रमोशन टू विच ही इज एलिजिबल। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल था प्रमोशन के लिए, बट उसकी ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी जो ऐसी नहीं है कि उसको प्रमोट किया जाए, तो उसका प्रमोशन नहीं करते हैं, तो वो भी एक उसका पेनल्टी में काउंट नहीं होगा। फोर्थ पार्ट, रिवर्सन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिशिएटिंग इन अ हायर सर्विस ग्रेड और पोस्ट टू ए लोअर सर्विस ग्रेड और पोस्ट on the ground that he is considered to be unsuitable for such higher service grade or post or any administrative ground unconnected with his conduct। इसमें कह रहा है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को ऑफिशिएटिंग हायर सर्विस में था और उसको लोअर सर्विस में रिवर्जन कर दिया गया है, कौन से ग्राउंड पे, उसकी अनसूटेबिलिटी की वजह से या फिर कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे उसको रिवर्जन कर दिया गया हायर से लोअर में, तो उस केस में भी हम उसको पेनल्टी नहीं मानेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ इज रिवर्जन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन probation to any other service grade or post to his permanent service grade or post during at the end of the period of probation in accordance with the term of his appointment or the rules and orders governing such probations। तो प्रोबेशन पीरियड के अंदर अपॉइंट किया गया था और उसको वापस अपने परमानेंट सर्विस में रिवर्स कर दिया गया, रिवर्जन कर दिया गया, तो उसको भी पेनल्टी में नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, replacement of the service of a government servant whose service had been borrowed from a state government or an authority under the control of a state government at the disposal of the state government or the authority which the service of such government servant had been borrowed। तो स्टेट गवर्नमेंट से अगर बोरो किया गया और वापस उसको रिप्लेस कर दिया गया तो इसको भी हम पेनल्टी में नहीं मानेंगे। ऐसी कंपलसरी रिटायरमेंट हो रहा है, बट कहाँ से, नेक्स्ट जो सेवंथ पॉइंट है, कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू हिज सुपरएन्यूएशन और रिटायरमेंट। सुपरएन्यूएशन और रिटायरमेंट के केस में अगर उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया जाता है तो भी उसको पेनल्टी का केस नहीं मानेंगे। नेक्स्ट जो है एट्थ पॉइंट, टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस, सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया, बट कौन से केस में, ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन द प्रोबेशन ड्यूरिंग और एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ प्रोबेशन इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ हिज अपॉइंटमेंट और द रूल्स एंड ऑर्डर्स गवर्निंग सच प्रोबेशंस। अगर उसके अपॉइंटमेंट के टर्म्स और रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग या प्रोबेशंस के जो ऑर्डर्स थे इस केस में, और उसको अपॉइंट किया गया था, उस केस में अगर टर्मिनेट कर दिया जाता है प्रोबेशन पीरियड में तो फिर उसको पेनल्टी केस नहीं माना जाएगा। जो सेकंड बी पार्ट है वो है ऑफ ए टेम्पररी गवर्नमेंट, ये टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब रूल्स 1 ऑफ रूल 5 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज टेम्पररी सर्विस रूल। अगर इस रूल के अंडर में, कौन से रूल में, CCS टेम्पररी सर्विस रूल 1965 के रूल 5 का क्लोज 1 है, उसके अंडर अगर टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट को टर्मिनेट कर दिया जाता है तो भी पेनल्टी नहीं माना जाएगा। सी पार्ट जो है, ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉयड अंडर एन एग्रीमेंट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड सच एग्रीमेंट। और अगर एग्रीमेंट की कंडीशन में ऐसा कुछ लिखा था तो उस केस में टर्मिनेट कर दिया जाता है तो भी उसको पेनल्टी नहीं माना जाएगा। नाइन्थ पॉइंट जो लास्ट इसका एक्सप्लेनेशन है कि कहाँ इसको पेनल्टी नहीं माना जा रहा, any compensation awarded on the recommendation of the complaint committee referred to in the provision of sub rule 14 and established in the Department of the Government of India for inquiry into any complaint of sexual harassment within the meaning of rule 3C। जो कंडक्ट रूल का रूल 3C है सेक्सुअल हरासमेंट का, उस केस में जो कमेटी है अगर वो रेफर कर देती है, रिकमेंड करती है कंप्लेंट कमेटी, तो उस केस में भी कंपनसेशन अवार्ड अगर होता है तो वो पेनल्टी का फॉर्म नहीं होगा, वो अलग केस होगा कि सेक्सुअल हरासमेंट का केस है और उसमें अगर कंपनसेशन अवार्ड कर दिया जाता है, रिकमेंड किया जाता है किसके द्वारा, कंप्लेंट कमेटी के द्वारा, तो उस केस में भी इसको पेनल्टी नहीं माना जाएगा। ये था रूल 11। नाउ रूल 12 डिसिप्लिनरी
अथॉरिटीज। तो डिसिप्लिन अथॉरिटीज कौन होगा? फर्स्ट, द प्रेसिडेंट में इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन रूल 11 ऑन एनी गवर्नमेंट सर्वेंट। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्रेसिडेंट साहब जो भी हैं, प्रेसिडेंट साहब वो रूल 11 के अकॉर्डिंग जो भी पेनल्टीज है वो इम्पोज कर सकता है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट पे। तो सबसे बड़ी डिसिप्लिन अथॉरिटी कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। सेकंड, विदाउट प्रोड्यूस, तो द प्रोविजन ऑफ सब रूल 1, जो हमने रूल 1 पढ़ा है ऊपर प्रेसिडेंट सर का, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब रूल 4 एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन रूल 11 मे बी इम्पोज्ड ऑन। रूल 1 को छोड़ के और रूल 4 जो हम आगे पढ़ेंगे उसको छोड़ के कौन कौन होगा ये हम देखते हैं कि रूल ए पार्ट क्या कर रहा है। ए मेंबर ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस अदर देन जनरल सेंट्रल सर्विस बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल इन दिस बिहाफ और बाय एन अदर अथॉरिटी एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय ए जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें लिखा है कि जो सेंट्रल सिविल सर्विस अदर देन जनरल सेंट्रल सर्विस, ये ध्यान रखना, इसको छोड़कर जितनी भी सेंट्रल सिविल सर्विसेज है उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो क्या होगी? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। और या कौन होगी? ऐसी अथॉरिटी जो शेड्यूल के अंदर स्पेसिफाइड है, जो सीसीए रूल का शेड्यूल है उसमें 5 शेड्यूल्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं स्पेसिफाइड होगा कौन से केस में कौन सी अथॉरिटी जो है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगी। या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा किसी स्पेशल ऑर्डर से इम्पावर्ड कर दी गई हो किसी अथॉरिटी को, तो वो क्या होगी? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगी। बी पार्ट क्या कर रहा है कि ए पर्सन अपॉइंटेड टू सेंट्रल सिविल पोस्ट इंक्लूडिंग इन द जनरल सेंट्रल सर्विस, यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, यहाँ पे अदर देन था, ये ध्यान रखना। जनरल सेंट्रल सर्विस को बाय द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन द बिहाफ ऑफ ए जनरल और स्पेशल ऑर्डर बाय द प्रेसिडेंट। अगर दोनों इंक्लूड हैं तो उस केस में प्रेसिडेंट के द्वारा कोई स्पेशल ऑर्डर के थ्रू किसी को भी अथॉरिटी बनाया जा सकता है। वेयर नो सच ऑर्डर हैज़ बीन मेड, अगर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है तो जो अथॉरिटी शेड्यूल में स्पेसिफाइड कर दी गई है वही अथॉरिटी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगी। नेक्स्ट केस जो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का केस है कि कौन होगा। थर्ड, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब रूल 4, जो सब रूल 4 हम आगे पढ़ेंगे, द पावर टू इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन रूल 11 मे आल्सो बी एक्सरसाइज्ड इन द केस ऑफ ए मेंबर ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप सी अदर देन द CSCS सेंट्रल सेक्रेटरी क्लरिकल सर्विस। इस सर्विस को छोड़कर जितने भी ग्रुप सी है एंड सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप के जो ग्रुप डी हैं, इनके लिए कौन कॉम्पिटेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा? तो इफ़ ही सर्विंग इन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई किस में सर्विस कर रहा हो, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट में सर्विस कर रहा हो, तो उस केस में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होगा? सेक्रेटरी होगा। और सेक्रेटरी कौन से कहाँ का होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या फिर उस मिनिस्ट्री में जहाँ पे सर्विस कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दैट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, उसका सेक्रेटरी जो होगा, सेक्रेटरी वो क्या होगा? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा। कौन से केस में? ग्रुप सी और ग्रुप डी के केस में। बी पॉइंट कह रहा है इफ़ द सर्विंग इज एनी ऑफिस, फर्स्ट केस था कि अगर वो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट में अगर ग्रुप सी और ग्रुप डी है तब तो उस केस में सेक्रेटरी होगा। और अगर इन दोनों के अलावा किसी दूसरे ऑफिस में सर्विस कर रहा है तो हेड ऑफ दैट ऑफिस, उस ऑफिस का जो हेड होगा वो उसका क्या होगा? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा। एक्सेप्ट कौन से केस को छोड़ के? वेयर द हेड ऑफ दैट ऑफिस इज लोअर इन रैंक देन द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इम्पोज द पेनल्टी। ऐसे केस, उस केस को छोड़कर जहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होती है पेनल्टी इम्पोज करने वाली, उससे अगर लोअर रैंक का हेड ऑफ ऑफिस है तो वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं होगा। अगर अपर रैंक का है तो वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो जाएगा, अगर लोअर रैंक का है तो वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं होगा। कौन? हेड ऑफ ऑफिस। अब जो सब रूल 4 की बात हो रही थी ऊपर बार बार, तो उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा कि एक्सेप्ट वेयर द पेनल्टी स्पेसिफाइड इन रूल 5 और क्लोज 5 और क्लोज 6 ऑफ रूल 11। तो 5 और 6 जो है वो मेजर पेनल्टी का वो जो पे स्केल रिडक्शन वाला है वो है। इन दोनों को छोड़ के 11 की जो भी पेनल्टी है वो इम्पोज कर रहा है कौन? CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑन ए मेंबर ऑफ द इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस। इंडियन
ऑडिट अकाउंट सर्विस की जब भी बात आएगी तो आपको ध्यान का रखना CAG ध्यान रखना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और नो पेनल्टी स्पेसिफाइड इन क्लोज 5 to 9 मेजर पेनल्टी ऑफ दैट रूल शैल बी इम्पोज्ड बाय एनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ये ध्यान रखना है कि अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट कोई भी अथॉरिटी है तो वो कभी भी पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकती। कौन सी वाली? मेजर पेनल्टी। जब भी मेजर पेनल्टी की बात आएगी तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से सबऑर्डिनेट अथॉरिटी कभी भी पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकते। बी पॉइंट कह रहा है कि वेर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज मेंबर ऑफ ए सर्विस अदर देन जनरल सेंट्रल सर्विसेज और हु हैज़ बीन substantively appointed to any civil post in the general central civil service is temporarily appointed to any other service or post, the authority competent to impose on such government servant any of the penalties specified rule 5 to 9 of rule shall not impose any such penalties unless it has consulted such authority, not being an authority subordinate to it, it would have been competent under rule this। इसमें यह कहा गया कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को सब्सटेंशियली अपॉइंट कर दिया गया दूसरे पोस्ट पे, टेम्परेरी पोस्ट पे, तो टेम्परेरी पोस्ट के केस में अगर वहाँ पर उस डिपार्टमेंट में उस पर पेनल्टी को इम्पोज की जाती है तो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है उससे कंसल्ट करना ज़रूरी है, उसके अथॉरिटी से कंसल्ट करना ज़रूरी है। उससे कंसल्ट किए बिना इम्पोज नहीं करना है, पेनल्टी इम्पोज नहीं करना है। सी पार्ट जो है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए प्रोबेशनर अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट द लाल बहादुर शास्त्री, इसमें ध्यान क्या रखना कि जो ये एकेडमी है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इसमें यहाँ पे प्रोबेशनर है, कोई अंडरगोइंग ट्रेनिंग है, तो उस केस में जो अथॉरिटी होगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो कौन होगा? डायरेक्टर सर होंगे। कौन? इस एकेडमी के जो डायरेक्टर होंगे, डायरेक्टर ऑफ द एकेडमी, वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा। किसके लिए? जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है? प्रोबेशनर है, अंडर ट्रेनिंग है, तो उसका जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा वो कौन होंगे? डायरेक्टर ऑफ द सेड एकेडमी। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि प्रोबेशन जो है वो क्या है। फॉर द पर्पज ऑफ क्लोज सी, प्रोबेशनर मीन्स पर्सन अपॉइंटेड टू सेंट्रल सिविल सर्विस ऑन प्रोबेशन। तो प्रोबेशनर का मतलब है कि जो सेंट्रल सिविल सर्विस में प्रोबेशन पे अपॉइंट हुआ है। सेकंड एक्सप्लेनेशन, वेयर अ गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू अ सर्विस और होल्डिंग अ सेंट्रल सिविल पोस्ट ऑफ एनी ग्रुप इज प्रोमोटेड whether on probation or temporarily to the service or central civil post of the next higher group, he shall be deemed for this the purpose of this rule to belong to the service or hold the civil post of such higher group। तो इसमें वो लिखा कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी पोस्ट से बिलोंग कर रहा है, उसको प्रमोट कर दिया जाता है हायर पोस्ट पे, तो इट मीन्स वो उस हायर ग्रुप से बिलोंग करेगा। देन 13 जो रूल है, अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग, जो पेनल्टी इम्पोज करती है उसकी प्रोसीडिंग के लिए अथॉरिटी कौन होता है। तो इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि द प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट सर तो सब हर केस में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है, तो इम्पोज भी कर सकते हैं, प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट केस क्या लिखा है? द प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी इम्पावर्ड बाय हिम बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, या तो प्रेसिडेंट होंगे या फिर उनके द्वारा इम्पावर कर दिया जाएगा किसी अथॉरिटी को, तो वो प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है। तो इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, डायरेक्ट ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन whom दैट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज कॉम्पिटेंट टू इम्पोज अंडर दीज रूल एनी ऑफ द पेनल्टीज। तो यहाँ पे प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कौन कर सकता है? जो अथॉरिटी है वो डायरेक्ट इम्पोज कर इंस्टीट्यूट कर सकती है। कौन सी? जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होनी चाहिए पेनल्टी को इम्पोज करने के लिए। और जो पार्ट 2 है उसमें लिखा है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अंडर दीज रूल्स ऑफ इम्पोज ऑफ एनी पेनल्टीज में इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट। तो कहने के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इंस्टीट्यूट कर सकती है प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, नोट विद स्टैंडिंग दैट सच डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज नॉट कॉम्पिटेंट अंडर दीज रूल टू इम्पोज एनी ऑफ द लेटर पेनल्टीज। तो अगर
कोई भी कॉम्पिटेंट जो डिसिप्लिन अथॉरिटी है, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है पेनल्टी इम्पोज करने के लिए, तो उनको डिसिप्लिन अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है इम्पोज करने के लिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हमने रूल 1 से लेकर 13 तक हमने पढ़ा है। थैंक यू सो मच।